ओके जी, अब आते हैं टी गार्डन वर्कर्स के ऊपर। इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। तो आर्टिकल आपको पता लग चुका है, एक तो कंप्लेंट पढ़नी है कि किस टाइप की कंप्लेंट इन्होंने करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या क्या प्रोटेक्शन हमारे डेली वेजर्स को, टी गार्डन वर्कर्स हैं, इनको क्या क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है। अब देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी लेबर है वो सारी इसमें इंक्लूडेड है, एंड कुछ कोड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। टोटल आएंगे 8, अभी याद कर लो 8 में से 6 हमने रेटिफाई करे हैं। ये बस इतना से याद रख लो, 8 में से 6 हमने रेटिफाई करे हैं, बाकी 2 अभी के लिए रेटिफाई नहीं करे। अपनी अपनी कंट्री के अपने अपने रीजंस होते हैं, जरूरी नहीं है सारे आप रेटिफाई करो। तो पढ़ लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में। तो टी गार्डन वर्कर्स, ये इनका जो यूनियन है, ट्रेड यूनियंस बने होते हैं, हर एक फील्ड के अंदर कोई ना कोई यूनियन बना होता है। इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करी अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। कहां पे? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। कंप्लेंट क्या थी? इन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन के हिसाब से हमें वेजेस मिलने चाहिए, जो ग्रेचुइटी मिलती है। ग्रेचुइटी जब बोली तो मतलब जैसे आपने मान लो एक ही फॉर्म के अंदर 15 साल के लिए कॉन्टिन्यूसली काम करा, लास्ट में आपको एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है बोनस की फॉर्म में एक तरह से, तो वो नहीं दिया गया इनको प्रॉपरली। कुछ प्रोविडेंट फंड्स भी चलाए जाते हैं इन वर्कर्स के भी, जिसमें इंप्लॉय और इंप्लॉयर दोनों पैसा डालते हैं। वो डिमांड्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई थी, इसी वजह से इनके यूनियन को जाना पड़ा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कि वहां पे अब हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट को आगे रखने के लिए वहां पे कुछ प्रावधान है जिनको इंडिया ने फॉलो नहीं करा। और जैसे मैंने बोला टोटल है 8, तो 8 में से जो 6 हैं वो इंडिया ने रेटिफाई कर रखे हैं, और उसके हिसाब से ये चीजें इनको मिलनी चाहिए थी जो इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी। लग गया पता पहले तो ये न्यूज में क्यों था और कौन सा यूनियन है? तो पश्चिम बंगाल शाह मजदूर समिति। तो इन्होंने अप्रोच करा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, एंड की एलिगेशन क्या लगाए हैं कि आईएलओ बोलता है आपने प्रोहिबिशन करनी है फोर्स लेबर की। ये आईएलओ बोल रहा है कि आपने बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करवानी है। नंबर 2, इक्वल रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। अगर आपने काम बराबर करा है, डिस्पाइट इसके आपका जेंडर क्या है, आपको पेमेंट बराबर मिलनी चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट्स के बीच में। एंड जो इंडिजिनस और ट्राइबल कम्युनिटी के राइट्स है उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। जैसे देखा होगा आपने, कुछ ट्रेडिशनल वर्क्स होते हैं उसमें कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी ही इन्वॉल्व रहती है। मखाना में भी आपने सेम चीज देखी थी, बिहार का जब पड़ा था, तो आप क्या देख रहे हो, वहां पे कोई कम्युनिटी का इंटरेस्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। और जो लेबर के वेलफेयर है और डिग्निटी है उसे भी प्रोटेक्ट करना है। अगर इन सब का वायलेशन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? आईएलओ के पास जा सकते हो, जो उनका प्रॉपर यूनियन बना होगा, एक हेड होगा, वो रिप्रेजेंट करके आएगा उस कंप्लेंट को। तो इनकी जब भी वायलेशन होगी तो मेन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी निकल के आती है? आईएलओ, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पर कंप्लेंट तो जा चुकी है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है, वो अगली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो देंगे वेजेस या नहीं देंगे। जो भी यहाँ पे हनन हुआ इनकी रिक्वेस्ट का, ये कंप्लेंट ये पहले जा चुकी है, ये गई है May 1 को, तो May 1 और इलेक्शन भी उसी के पास में आए हैं। चलो ठीक है, पर कंप्लेंट जा चुकी है। अब देखो कंप्लेंट गई, इससे फायदा क्या होगा? अगली गवर्नमेंट के लिए टारगेट भी बनेगा कि आपको तो पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको आगे फिर फॉलो अप लेना पड़ेगा। जैसे उधारी उठाई पिछली गवर्नमेंट ने, अगली वाली को भी तो देना पड़ेगा उधार वापस। ऐसे थोड़ी होता कि वो गवर्नमेंट आएगी तब वो वापस करेंगे, अगर आई नहीं फिर तो सेम है। कंप्लेंट्स का भी होती है, बिल्कुल होती है। हाँ, क्वेश्चन मार्क उठेगा यहाँ पे कि आईएलओ में आपकी कंप्लेंट आई है, क्वेश्चन मार्क उठेगा। और अभी स्टार्टिंग में इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल डायमेंशन देखोगे तो जो ऑपोजिशन अभी पार्टी वहां पे आई, वो थोड़े दिन क्रिटिसाइज भी करेंगे इसको, फिर आईएलओ उनको डायरेक्शन देगा कि अब करो कुछ काम इसके ऊपर, जो यहाँ पे कंप्लेंट्स आई हैं आपके अगेंस्ट, बस कुन्नूर और आर्यन। इसके बाद जो कंट्री है वो अगर इफेक्टिवली आईएलओ कन्वेंशन उसको फॉलो नहीं कर रही है, और स्पेशली उन्होंने रेटिफिकेशन कर रखी है, रेटिफिकेशन मतलब डबल सिग्नेचर कर रखे हैं कि हम फॉलो करेंगे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें आपने मेंशन करी थी, तो उस केस में आईएलओ के पास जाके यूनियंस कंप्लेंट्स कर सकते हैं। बाकी मेजर इशू आई थिंक क्लियर है आपको। कुछ स्टैट्यूटरी लॉ के हिसाब से जो आपको पैसा देना चाहिए था वो आपने नहीं दिया, वो प्रोविडेंट फंड से जुड़ा हुआ था, ग्रेचुइटी के साथ जुड़ा हुआ था, और बड़ी सारी एलिगेशन लगी, कोर्ट में भी केसेस जाते हैं, जब किसी ने नहीं सुनी तो फाइनली ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में केस चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ वेस्ट बंगाल इंक्लूडेड है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर भी इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है। तो अब ये मैटर ही नहीं रह गया कि वहां पे ऑपोजिशन थी या रूलिंग गवर्नमेंट थी, वो मैटर ही नहीं कर रहा, तो इनके अगेंस्ट भी गए और बोला कि वो जो टी एक्ट 1953 के अंडर पावर्स प्रोवाइडेड हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करा है। मतलब जो लेबर को लेके कोड्स हैं इस एक्ट के अंदर मेंशन, उनको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं करा गया है। देन इम्पैक्ट क्या पड़ा इससे? तो कम्युनिटी के अगर सारे ही राइट्स यहाँ पे वायलेट हुए तो पॉवर्टी फेस करेंगे, पैसा नहीं आ रहा है तो गरीबी तो आएगी, एंड जो वेजेस से
वो लिविंग वेजेस से भी नीचे थे, मतलब दिनचर्या चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना भी नहीं आ रहा है, तो ये तो दिक्कत की बात है। और वीक लेबर प्रोटेक्शन, आप अपनी लेबर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीजों का वायलेशन है, वो फिर चाहे इंडिया का एक्ट हो या फिर कोई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक्ट हो। एंड कंप्लेंट कब गई? May 1 को, जिस दिन था लेबर डे, सेलिब्रेशन चल रही थी प्रॉपर लेबर डे की, और उसी दिन ये कंप्लेंट जाती है कि लेबर डे की सेलिब्रेशन किस नाम की है, कि हमारा तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। 8, मैंने अभी बोला 8 ही याद रखो, 8 में से 6 रेटिफाई करे, आगे हैं वो लिखे हुए, हमने 6 प्रोविजंस को रेटिफाई करा है। 6 प्रोविजन आगे आ रहे हैं, फोर्स लेबर को लेके है, वेजेस को लेके है, तो वैसे कुछ रूल्स हैं, टोटल 8 हैं, जिसमें से हमने 6 को रेटिफाई करा, वो आ रहा है आगे। अभी मैंने पहले बता दिया ताकि आपको वो छप जाए दिमाग के अंदर। चलो, इसके बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी और कमेटी ऑन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बनी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ही अंडर, जहां भी ये ट्रेड यूनियंस अपनी कंप्लेंट को फाइल करते हैं। आईएलओ में भी फर्दर ब्रांचेस आएंगी ना, तो उसी में से ये वाली रहेगी आपकी कमेटी ऑन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। और आईएलओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, ये ट्राइपेटाइट यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। ट्राइपेटाइट का मतलब है यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व रहेंगे, 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहेंगी, एक आएगी सरकार, दूसरा एम्प्लॉयर और तीसरा वर्कर जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो उनसे काम करवा रहे हैं, और तीसरी आती है गवर्नमेंट, मतलब तीनों से क्वेश्चनिंग करी जाती है यहाँ पे। तो ट्राइपेटाइट एजेंसी आ जाती है यूनाइटेड नेशन की, तीनों रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, तभी तो यूनियन गए आगे, वर्कर्स आगे, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट। ये जो वर्कर्स होंगे इनका प्रॉपर एक यूनियन होगा, उनका भी कोई हेड होगा जो आगे चल के रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, उसमें भी ट्राइपेटाइट है, ये वैसे ही आईएलओ है, ये भी ट्राइपेटाइट आपको मिलेगा। इसके बाद ये यूनाइटेड नेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 1919 में इसका फॉर्मेशन हो चुका था। 187 मेंबर स्टेट्स आज के टाइम पे आपको मिलेंगी, जिनमें से कईयों ने रेटिफिकेशन कर दी है, कईयों ने रेटिफिकेशन नहीं भी करी है। मेंबर्स के ऊपर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बाइंडिंग भी नहीं है, और कुछ चीजें नॉन बाइंडिंग भी हैं, कुछ बाइंडिंग भी हैं, बस इस तरह से ये वर्क करता है। बड़े सारे प्रोविजन है इसमें। अब जैसे एक रिपोर्ट आई थी इनकी, आईएलओ मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, मई 2022 का ये डेटा था। इसमें बोला कि 2020 जब कोविड-19 आता है, उसके बाद काम में इंप्रूवमेंट तो आई, पर पार्टिसिपेशन लोगों की घटकी थी, ठीक है। 2020 के बाद का जो टाइम पीरियड था, ये इसमें बताया था। बाकी हिस्ट्री क्या रही है, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, उस टाइम पे ही आईएलओ की फॉर्मेशन होती है, और ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनती है ईयर 1946 में। आज के टाइम पे इसके हेडक्वार्टर हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एंड फाउंडिंग मिशन यही था कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जाए हर एक इंसान को, यूनिवर्सल अटेनमेंट इसमें भी करनी थी, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन और लेबर राइट्स होने चाहिए। नोबेल पीस प्राइज भी इसे दिया गया था 1969 में। आपने पढ़ा है पीस प्राइज किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, तो 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी नोबेल पीस प्राइज मिला था। इसके अलावा ये सारे इनके फीचर आगे, ये किन चीजों के ऊपर फोकस करता है, तो डिसेंट वर्क आप करवाएं, सस्टेनेबल तरीके से काम होना चाहिए, वेजेस उनको प्रॉपर दिए जाएं, और जो डेवलपिंग नेशन है उनके राइट्स कहीं एक्सप्लॉइट ना होए, उनके ऊपर आपने फोकस करना है, और लेबर राइट्स को इंश्योर करना है। कभी ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है तो कोई और सोर्स ऑफ इकोनॉमी उनके पास होना चाहिए, तो मतलब वेज के ऊपर फोकस करने की बात करिए। डीकोलोनाइजेशन के ऊपर फोकस किया, कॉलोनीज जब फॉर्म हुई थी तो लेबर्स की सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुई थी, वो चीज भी यहाँ से अवॉइड करने की बात करी है। और एक ये ट्रेड यूनियन बना था पोलैंड का, क्रिएशन ऑफ सॉलिडेरनोस, ये बना था पोलैंड के अंदर, ट्रेड यूनियन का नाम है, जब बनने शुरू हुए थे। एंड इवन साउथ अफ्रीका में अपार्थीड से जब विक्ट्री मिली थी, वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, उसके बाद आईएलओ ने ये इंश्योर करा था कि लेबरर्स जो होंगे हमारे, उनको प्रॉपर वेजेस प्रोवाइड करे जाएंगे, रेस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब लेबर के राइट आप जहां तक भी सोच सकते हो सारे इंक्लूडेड हैं, ह्यूमैनिटेरियन भी हैं, पैसे के हिसाब से भी हैं, सब इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। और आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइज्ड फ्रेमवर्क्स आपको मिलेंगे जो हर एक कंट्री फॉलो करने की ट्राई करती है। बाकी ट्राइपेटाइट प्रिंसिपल पे ये काम करता है, पॉलिसीज, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड ये बनाना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना मेंबर स्टेट्स को। अब जैसे कंप्लेंट गई तो उनको उम्मीद है ना कि ये हमारी हेल्प करेंगे, तो मेंबर स्टेट्स को हेल्प भी करता है। बाकी ये देख लो, जिन्होंने रेटिफिकेशन भी करी है उनमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉन बाइंडिंग नेचर की हैं, मतलब जरूरी नहीं है हर कंट्री पूरी तरह से उसे इंप्लीमेंट कर ही पाए, तो ये भी है। और बाकी कॉन्फ्रेंस भी होती है इनकी, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, और जो कन्वेंशन है उसमें कुछ मेंबर स्टेट्स ऐसी भी हैं जो लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट को भी एक्सेप्ट करती हैं। दोनों तरह के प्रोविजन मिलेंगे, कुछ बाइंडिंग है, कुछ नॉन बाइंडिंग है। ये मैटर नहीं करता आपने रेटिफिकेशन किया था या नहीं करा था, कुछ चीजें आपके लिए बाइंडिंग रहेंगी, कुछ नॉन बाइंडिंग है, आपकी मर्जी है उनको इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। अब इसके बाद 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस आईएलओ के अंडर, और इन्हें 1998 में एक्सेप्ट करा गया था आईएलओ के द्वारा। ये तो आगे 4
4 के अंदर आप ब्रैकेट में देखो तो कन्वेंशन 87 एंड 98 लिखा हुआ है, मतलब हर एक प्रोविजन में 2-2 प्रोविजंस की बात हो रही है। तो ये 4 नहीं हम पढ़ेंगे, हम सीधे 8 वालों को ही पढ़ लेते हैं। ये जो लिखा है ना यहाँ पे 87 98, टोटल हेडिंग कितने हैं? 4, तो 2-2 आगे तो 8 हो गए ना ये टोटल। तो ये 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। जो बोला गया है कि कुछ बाइंडिंग रहेंगे, कुछ नॉन बाइंडिंग रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 8 में से 6 हमने रेटिफाई करे हैं, तो उनको हम फॉलो करने की पूरी ट्राई करते हैं। पर वो जो 2 हैं वो तो बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिए, तो वो जरूरी नहीं है हम फॉलो कर पाए नहीं कर पाए, चलेगा। अब जैसे ये 8 को इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं, ये सारे आएंगे 8 कोर कन्वेंशन जो ILO के हैं, जिनमें से हमने 6 एक्सेप्ट करे हैं। पर पहले 8 को देख लो। कन्वेंशन नंबर 29 के अंदर आते हैं फोर्स लेबर कन्वेंशन, नाम से पता लग रहा है बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए, वो रोकनी है आपको। नंबर 2 एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर, ऊपर आपने कन्वेंशन बता दिया अगर करवाई तो पनिशमेंट्स क्या रहेंगी, दूसरे में आपने उसको कट ऑफ कर दिया। तीसरा आता है इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, डिस्पाइट इसके आपका जेंडर क्या है, अगर आपने बराबर काम करा है तो वेजेस आपके बराबर रहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उसको लेके क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे उनके बारे में मेंशन है। मिनिमम एज कन्वेंशन, कितने एज ग्रुप के लोग यहाँ पे काम करेंगे, बच्चों से कोई काम नहीं करवाना है, वो सारा इसमें आएगा। एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, बच्चों को लेके क्या वर्स्ट फॉर्म्स हो सकती हैं उनकी डिटेलिंग कहाँ पे दी है, तो कन्वेंशन नंबर 188 82। एंड देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, अभी कंप्लेंट किसने करी? ट्रेड यूनियन ने, प्रॉपर जो टी वर्कर्स का यूनियन बना रखा था, तो इसमें एसोसिएशन बनाने का फ्रीडम भी दे रखा है आपको। एंड राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, कभी आपको लगता है कि इसके प्राइसेस में कुछ फ्लक्चुएशन आई है तो बार्गेनिंग यहाँ पे करी जा सकती है, क्योंकि ये ट्राइपार्टाइट फॉर्मेशन है जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ये तो आगे मोटे मोटे जो 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। अब इसमें से आपने बोला कि इंडिया ने सिर्फ 6 को साइन करा है, और 6 कौन कौन से हैं? तो फोर्स लेबर कन्वेंशन ये वाला, एंड दूसरा भी फोर्स लेबर पे बेस था। शुरू में जब 4 देखे आपने, उसमें लिखा था ना ब्रैकेट में कि 2-2 प्रोविजन आएंगे, तो पहले 2 तो फोर्स लेबर के साथ ही एसोसिएटेड थे, ये दोनों इंडिया ने साइन करे हैं। 2 अगले फिर रेम्यूनरेशन के ऊपर बेस थे, तो दोनों इंडिया ने साइन कर रखे हैं। एक मिनिमम एज कन्वेंशन और वर्स्ट फॉर्म क्या हो सकती है चाइल्ड लेबर को लेके, वो भी इंडिया ने साइन करा है। एंड चाइल्ड लेबर का अगर मेंशन करा है तो हमारा तो फंडामेंटल राइट भी है जो इसके बारे में बात करता है, आर्टिकल नंबर 24, 23 और 24। 23 ओवरऑल फोर्स लेबर नहीं करनी है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करनी है, और 24 सिग्निफिकेंटली बच्चों के बारे में बात करता है। तो ये 6 चीजें हमने साइन कर रखी हैं। आपने देखी टोटल 8, ये वाली जो चीज है ये इंडिया ने रेटिफाई नहीं करा हुआ है, तो हमने टोटल 6 करी हैं, और बाकी ये हैं कितनी? 8 रह जाएगा याद। प्राइस में अगर फ्लक्चुएशंस होती हैं, मान लो वर्कर्स बहुत ही ज्यादा प्राइस मांग रहे हैं, तो वहां पे चल जाएगा, वो नेगोशिएशंस अलाउड है, क्योंकि ये ट्राइपेटाइट बॉडी है और इसमें तीनों लोग बैठ सकते हैं, वर्कर भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट भी आ सकती है और एम्प्लॉयर भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब बड़े सारे कन्वेंशन है इनके अंदर, बड़ी पूरी रूल बुक पड़ी हुई है। ये आपको जस्ट टच करवा दिया कि क्या मेन कोर फंडामेंटल प्रोविजंस इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, ये वाले 2 नहीं है इंडिया की साइड से, बाकी ऊपर वाले जो 6 हैं ये इंडिया ने रेटिफाई करके रखे हुए हैं कि इनको हम फॉलो करने की जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, रह जाएगा ये वाला याद, मतलब आपको सिर्फ एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो एसोसिएशन या बार्गेनिंग वाला आएगा तो उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, बाकी सारे अलाउड है। फोर्स लेबर के 2 प्रोविजन थे, देन आपके रेम्यूनरेशन के 2 प्रोविजन थे, एंड तीसरा आपका एज को लेके बच्चों वाला जो प्रोविजन था ये आगे, तो टोटल 6 हैं। ओके, बाकी यही लिखा हुआ है, कौन कौन सा नहीं करा वो मैंने आपको बता ही दिया, तो उसी का मेंशन है यहाँ पे। बाकी वही लिखा हुआ है, ब्यूरो ऑफ वर्कर एक्टिविटी ये चेक करता रहता है कि प्रॉपर्ली वर्क फंक्शनिंग चल रही है, जो इसकी स्पिरिट थी ट्राइपेटाइट वाली उसको इंश्योर करा जा रहा है या नहीं, दैट्स इट। क्वेश्चन कर लेते हैं आज थोड़े से, चलो। अच्छा ठीक है, ये मैंने एक स्किप करा पॉइंट इसमें, वो भी देख लो, 1 मिनट माना। ये था आपका आर्टिकल 24 ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंडर वर्कर ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है ILO के पास जाके अगेंस्ट अवर कंट्री। पर इंडिया का क्या देखा आपने, एसोसिएशन वाला जो पार्ट है वो उन्होंने रेटिफाई नहीं करा हुआ है। पर आर्टिकल नंबर 24 ऑफ ILO ये इंप्लीमेंट यूज तो कर ही सकते हैं प्रोविजंस का, तो इसके अंडर जो लेबर हमारी लेबर यूनियन है उन्होंने कंप्लेंट को फाइल करा है। आर्टिकल 24 ऑफ ILO वहां पे पहले क्लियर करा है कि कुछ मेंबर स्टेट ने सारी चीजों को, बाइंडिंग वालों को भी एक्सेप्ट करा है, नॉन बाइंडिंग वाली चीजों को भी एक्सेप्ट करके रखा है, पर कंप्लेंट कहां पे फाइल होती है, तो आर्टिकल नंबर 24 ऑफ ILO। 8 में से 6 प्रोविजन रेटिफाई कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के 2 हैं उनको इग्नोर रखा जाएगा, फॉलो उनको भी करेंगे, प्रोविजन उनके भी देखेंगे, तभी तो कंप्लेंट यहाँ पे फाइल हो पाई। ये मुद्दा तो उठाएगा ना इंटरनेशनली कि आपकी कंप्लेंट आई है, आपकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट आ रखी है,
तो ये उस चीज में आर्टिकल नंबर 24 है ILO का। पर जो कंट्री है वो इसको क्योंकि रेटिफाई नहीं करा है तो पूरी तरह से इसको फॉलो करेगी या नहीं, वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। ठीक है, वो आपने देख लिया 8 जो कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। आई थिंक डन है। अब रेटिफाई नहीं करा है तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी वो पूरी तरह से गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है।